7 अगस्त 2026 के दिन सऊदी अरब के मक्का शहर में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। नाम था मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। ये वैसा ही एग्रीमेंट था जैसा नेटो कंट्रीज के बीच है, और कमाल की बात तो यह है कि तुर्की ऑलरेडी एक नेटो मेंबर है, यानी उन्हें अपने डिफेंस के लिए इस डील की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा बने। क्या सऊदी अरब और तुर्की का खुलेआम भारत के दुश्मनों को सपोर्ट करना भारत सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी का सबूत है, या फिर ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिग्निफिकेंस को दर्शाता है? इस एग्रीमेंट से भारत के रवैये पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक्स या ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्टेप्स लेने से पहले हमें भी 10 बार सोचना होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। डिफेंस पैक्ट कि ये खबर अचानक नहीं आई। इसकी शुरुआत तो पिछले साल सितंबर में ही आ गई थी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रियाद में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। तब भी काफी बवाल हुआ था, लेकिन उस वक्त सभी का ओपिनियन यही था कि ये सब कुछ ईरान वॉर के रिस्पॉन्स में हो रहा है। आपको याद ही होगा कि रियाद वाला एग्रीमेंट साइन होने से सिर्फ 8 दिन पहले 9 सितंबर के दिन इजराइल ने कतर में मौजूद हमास नेगोशिएटर्स पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकन एलाइज को टारगेट किया गया, लेकिन अमेरिका ने अपनी सारी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इजराइल को डिफेंड करने में एंगेज कर दी थी और इन गल्फ कंट्रीज को अपने हाल पर छोड़ दिया। There have been a lot of doubts about whether the United States is a reliable security guarantor on the one hand, whether the United States is actually a reliable provider of weaponry, especially in the form of air capabilities such as fighter jets, not to mention whether it actually is expedient for countries like Saudi Arabia to rely on the United States. गल्फ कंट्रीज के लिए ये एक वेकअप कॉल थी, और वो समझ गए थे कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज की भी एक लिमिट है। इसलिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए सऊदी अरब ने दुनिया के इकलौते मुस्लिम न्यूक्लियर आर्म स्टेट पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके खुद को सिक्योर कर लिया। खबरों के मुताबिक इस एग्रीमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद तुर्की के साथ भी बातचीत शुरू हो गई थी, और पिछले 1 साल से इस एग्रीमेंट को डिस्कस किया जा रहा था। अब समझते हैं कि ये एग्रीमेंट इन कंट्रीज के लिए कैसे बेनिफिशियल है। पाकिस्तान की बात करें तो उनके लिए ये एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो भी उस वक्त जब उनकी इकोनॉमी क्राइसिस में है। जब भी पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है तो वो या तो आईएमएफ की तरफ जाता है या सऊदी के पास। ये डील दोनों के लिए बेनिफिशियल थी, क्योंकि सऊदी के पास भी खुद को डिफेंड करने के लिए कोई बड़ी आर्मी नहीं थी। इसलिए एक तरफ सऊदी उन्हें नए लोन्स देते रहे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सऊदी को अपने सोल्जर्स सप्लाई कर रहा था। 1967 से ही पाकिस्तानी फोर्सेस सऊदी अरब के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, और आज भी उनके करीब 1500 से 2000 सोल्जर्स और ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं। इसके अलावा वो सऊदी मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं, और अगर आपको अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट याद है तो उसमें दिखाया गया है कि गल्फ वॉर में भी पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स सऊदी भेजे थे। इसके अलावा जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भी पाकिस्तान का कुछ इसी तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। पाकिस्तान के अलावा ये नया डिफेंस पैक्ट सऊदी को भी बहुत सी रीअश्योरेंसेस देता है। हिस्टोरिकली उनके 2 ही दुश्मन थे, इजराइल और ईरान। इजराइल के साथ तो उनके रिश्ते अब बेहतर हो चुके हैं, और खबर यह भी है कि अगर इजराइल ने गाजा में जेनोसाइड ना शुरू किया होता तो शायद यूएई की तरह सऊदी भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेता। लेकिन ईरान अभी भी सऊदी अरब के लिए एक खतरा बना हुआ है। ईरान और सऊदी अरब के बीच की लड़ाई सिर्फ शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें दोनों के ही अपने इंटरेस्ट
शामिल है। दोनों ही देश इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप पर अपना दावा ठोकते हैं और एक दूसरे के दुश्मनों को खुलेआम सपोर्ट भी करते हैं। इस वक्त यमन में एक सिविल वॉर चल रही है जिसमें सऊदी अरब उनकी सरकार का साथ दे रहा है और ईरान द्वारा बैक्ड हुथीज उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की ब्लॉकिंग हो या फिर सऊदी रिफाइनरीज पर हुथीज का हमला। पिछले एक साल की डेवलपमेंट्स के कारण अब वो भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर नर्वस है। साथ ही सऊदी अरब के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही इजराइल और यूएसए के रहमो करम पर जीता है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये नया एग्रीमेंट अब उन्हें थोड़ा ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड करेगा। तुर्की की बात करें तो उनका इंक्लूजन इस डिफेंस पैक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग है। तुर्की के पास नेटो की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस है। साथ ही उनके पास कई सारे ट्रीटी बाउंड न्यूक्लियर एलाइज भी हैं, यानी ना उन्हें पाकिस्तानी सोल्जर्स चाहिए और ना ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन। तो फिर क्या चाहिए? दरअसल तुर्की का ये फैसला एर्दोगान की पर्सनल पॉलिटिक्स और एम्बिशंस का नतीजा है। सऊदी अरब की तरह तुर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप की रेस में है और ये एग्रीमेंट उनकी इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए एक की स्ट्रेटेजिक टूल है। चाहे वो गाजा जेनोसाइड पर इजराइल को क्रिटिसाइज करना हो या फिर नेटो मेंबर होते हुए भी रशिया से S-400 खरीदना। तुर्की ने बहुत बार ये इंडिकेशन दिया है कि उनकी सोच पूरी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड से अलाइंड नहीं है। अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये प्रेशर भी बनाया जा रहा था कि तुर्की को नेटो से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ तुर्की ने भी इल्जाम लगाया है कि अमेरिका कुर्दिश रेबल्स को सपोर्ट करके तुर्की के खिलाफ एक्ट कर रहा है। इन टेंशंस के बीच एक अल्टरनेटिव डिफेंस पैक्ट तुर्की की पॉलिटिकल पोजीशन को स्टेबिलिटी देता है और साथ ही एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर होने के नाते उनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी खोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने करीब 350 टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इसलिए जाहिर सी बात है, जब इस एग्रीमेंट की खबर भारत पहुंची तो राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने पॉइंट आउट करते हुए बताया है कि जब पहलगाम हमला हुआ तो मोदी उस वक्त सऊदी अरब की विजिट पर थे। वही सऊदी जो आज पाकिस्तान का ट्रीटी बाउंड एलाई बन गया है। क्रिटिक्स बार बार दो चीजें पॉइंट आउट कर रही है। पहला है पाकिस्तान की बढ़ती ग्लोबल सिग्निफिकेंस और दूसरी है भारत की लगातार फेल हो रही फॉरेन पॉलिसी। आइए कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स को देखते हैं। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद भारत सरकार ने ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को एलिनेट कर दिया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने फिर अमेरिका से अपनी नजदीकियां बढ़ाई है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। आप इस ईरान वॉर को ही देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तान एक नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा था। वो भी तब जब ईरान, इजराइल और यूएस तीनों से ही भारत के रिश्ते ज्यादा अच्छे माने जाते थे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 2024 में वो तो खुद ईरान वॉर से लड़ रहे थे और उन्होंने आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। फिर भी इन देशों ने भारत की जगह पाकिस्तान को नेगोशिएशंस के लिए चुना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इस डिफेंस पैक्ट पर अमेरिका की क्या सोच है। रीसेंट टेंशन के बावजूद भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों ही अमेरिकन एलाइज माने जाते हैं। तो क्या अमेरिका भी इस एग्रीमेंट के बारे में अवेयर था? अगर नहीं था तो क्या अब उन्होंने इसे सहमति दे दी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन हो जाए और उस पर अमेरिका का कोई टेक ना हो। अगर अमेरिका ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है तो क्या हमें यही समझना चाहिए कि ये सब उनकी सहमति से हुआ है? अगर ऐसा ही है तो फिर ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। पहले ही अमेरिका हमें टैरिफ्स और वीजास के नाम पर रोज ह्यूमिलिएट कर रहा था और अब हमारे सबसे बड़े दुश्मनों को इम्यूनिटी देकर उसने हमारी पीठ पर ही छुरा
चला दिया है। सोचिए, जिस सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के चलते सरकार आज तक आपका वोट ले रही थी, अब वैसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। दूसरी तरफ चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में है। अब तो उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चाइना ही उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था। अब सोचिए, इस डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान के पास सिर्फ सऊदी और तुर्की जैसे पावरफुल एलाइज ही नहीं है, बल्कि चाइना और यूएसए जैसी सुपर पावर्स की बैकिंग भी है। तुर्की ने यह भी सिग्नल किया है कि बहुत जल्द इस अलायंस को इजिप्ट भी ज्वाइन कर सकता है। इजिप्ट भी एक की यूएस एलाई है और साथ ही भारत का भी अच्छा दोस्त है। इस तरह से एक एक करके ये देश पाकिस्तान की तरफ हो रहे हैं और भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। MEA की तरफ से सिर्फ इतना बयान आया है कि वो इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अरे, इनसे ज्यादा हिम्मत तो ईरान में थी, जिन्होंने इस एग्रीमेंट पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दर्ज करवाया है और साथ ही सऊदी को सुधर जाने की सलाह भी दे दी है। लेकिन भारत के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है और वो छुपी है इस एग्रीमेंट की डिटेल्स में। क्या है वो डिटेल्स, कोई नहीं जानता और यही गुड न्यूज है। जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसकी कोई भी रिटन कॉपी पब्लिक में रिलीज नहीं की गई। सिर्फ यही पैक्ट नहीं, बल्कि पिछले साल जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच पैक्ट साइन हुआ था उसकी कोई कॉपी भी पब्लिकली रिलीज नहीं की गई थी। यानी कि इस एग्रीमेंट की टर्म्स भी एक सीक्रेट है। ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि अगर एग्रीमेंट को पब्लिक नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं होगा। इसके मुकाबले आप नेटो को देखिए, जिनका चार्टर इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है। इसमें साफ साफ सभी टर्म्स आउटलाइंड है, लेकिन इस सो कॉल्ड मुस्लिम नेटो में ऐसा नहीं है। इससे ये नहीं है कि अभी कोई देश श्योर नहीं है कि क्या इस डिफेंस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को भी शामिल किया गया है या नहीं। क्या वाकई अगर सऊदी या तुर्की पर हमला होगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स कमिट कर देगा? ये सवाल पिछले साल की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, जिसका कोई सीधा जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया। ऐसे में लगता है कि इस डिफेंस पैक्ट की सभी टर्म्स पर या तो अभी अग्रीमेंट नहीं हुआ है या फिर इसमें न्यूक्लियर वेपन्स शामिल नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया है। ड्राफ्ट ना होने की वजह से कोई ये भी नहीं जानता कि एक्ट ऑफ अग्रेशन का मतलब क्या होगा, यानी किस तरह के हमले को इस लायक समझा जाएगा कि इस अग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जा सके। क्या पाकिस्तान श्योर है कि अगली बार अगर भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुर्की और सऊदी अरब अपने ट्रूप्स कमिट करेंगे? चाहे मुस्लिम यूनिटी का जितना भी हवाला दिया जाए, लेकिन सच तो ये भी है कि तुर्की और सऊदी से भारत के भी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। सऊदी अरब न सिर्फ रिलायंस जैसी इंडियन कंपनीज के साथ ऑयल बिजनेस में कोलैबोरेट कर रहा है, पर साथ ही IPL में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। इसके अलावा टूरिज्म और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी वो दो फैक्टर्स हैं जो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को बिगाड़ने नहीं देंगे। तो ऐसे में सऊदी क्यों पाकिस्तान को डिफेंड करेगा? ये मुमकिन है कि वो भारत का साथ ना दे या फिर UN में भारत के खिलाफ वोट भी कर दे, लेकिन उनका वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान की मदद करना अभी मुश्किल लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि सऊदी को अपना खून नहीं बहाना है, सिर्फ पाकिस्तान को फंड करना है। ट्रूप्स और वेपन्स तो वो तुर्की और चाइना से भी ले आएंगे, लेकिन इस थ्योरी में भी कितना दम है ये तभी पता चलेगा जब इस एग्रीमेंट की टर्म्स को इन्वोक किया जाएगा। अब आखिर में चलते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां पर इस एग्रीमेंट के बाद कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। रीसेंट इंडो पाक टेंशन के चलते अगर सबसे ज्यादा किसी ने मलाई खाई है तो वो है आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के हेड, जो अब फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। आर्मी में फील्ड मार्शल की रैंक सबसे ऊंची होती है, साथ ही ये एक लाइफ टाइम पोजीशन है जिससे आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। भारत में आज तक सिर्फ 3 फील्ड मार्शल हुए हैं और पाकिस्तान में 2, अयूब खान और आसिम मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इमरान खान की अरेस्ट और इलेक्शन में हुई धांधली के चलते पाकिस्तान के ये लोग
अपनी आर्मी के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन तभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पूरा सेंटिमेंट पलट गया। अचानक से आसिम मुनीर वहां पर एक हीरो बन गए हैं। अब इस डिफेंस एग्रीमेंट ने तो उनके सितारे और भी बुलंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के कई हलकों में तो ये बात भी हो रही है कि अब पूरे देश की कमान आसिम मुनीर के हाथ में ही दे दी जाए। जी हाँ, ये बात और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कही है। नकवी को हमेशा से ही आर्मी का इनसाइडर माना जाता था और अब बीते कुछ महीनों में उन्होंने आसिम मुनीर के हक में माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। रियलिस्टिकली देखें तो इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पाई है, इसलिए इस बार वो कोई मिलिट्री coup अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात फौज भी जानती है, इसलिए इस बार ये प्रपोज किया जा रहा है कि आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। इस तरह से वो डेमोक्रेसी का नाटक भी जारी रख सकते हैं और फौज को भी रूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आने वाले दिनों में कुछ और देश भी इस डिफेंस पैक्ट से जुड़ जाते हैं या फिर भारत के साथ कोई मेजर एस्केलेशन होती है, तो आसिम मुनीर और उनकी गैंग ये पूरी कोशिश करेगी कि वो पीसफुली टेक ओवर कर ले। आपको क्या लगता है कि ये डिफेंस पैक्ट आने वाले दिनों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कैसा असर डालेगा? अगर वाकई ये तीन देश एक मुस्लिम नेटो बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या इंडोनेशिया, बांग्लादेश और एशिया के बाकी मुस्लिम देश भी इनके साथ आ सकते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। बस